जो बीत गई सो बात गई। लेखिका पूनम अहमद। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नंबर देखते ही बसंत उठ खड़ा हुआ। बोला, नंदिता तुम बैठो, वे लोग आ गए हैं, मैं अभी मिलकर आया। तुम तब तक सूप खत्म करो, बस मैं अभी आया, कहकर बसंत जल्दी से चला गया। उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना था। वह नंदिता को भी अपने साथ ले आया था। वे दोनों ताज होटल में खिड़की के पास बैठे थे। सामने गेटवे ऑफ इंडिया और पीछे लहराता गहरा समुद्र। दूर गहरे पानी में खड़े विशाल जहाज और उनका टिमटिमाता प्रकाश। अपना सूप पीते पीते नंदिता ने यूं ही इधर उधर गर्दन घुमाई तो सामने नजर पड़ते ही चम्मच उसके हाथ से छूट गया। उसे सिर्फ अपना दिल धड़कता महसूस हो रहा था और विशाल, वह भी तो अकेला बैठा उसे ही देख रहा था। नंदिता को यूं लगा जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं सिवाय उन दोनों के। नंदिता किसी तरह हिम्मत करके विशाल की मेज तक पहुंची और फिर स्वयं को सहज करती हुई बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं 1 साल से मुंबई में ही हूँ। कहाँ रह रहे हो? मोलंड। नंदिता ने इधर उधर देखते हुए जल्दी से कहा, मैं तुमसे फिर मिलना चाहती हूँ, जल्दी से अपना नंबर दे दो। अब क्यों मिलना चाहती हो? विशाल ने सपाट स्वर में पूछा। नंदिता ने उसे उदास आंखों से देखा। अभी नंबर दे दो, बाद में बात करूंगी। और फिर विशाल से नंबर लेकर वह फिर मिलेंगे कहती हुई अपनी जगह आकर बैठ गई। विशाल भी शायद किसी की प्रतीक्षा में था। नंदिता ने देखा कोई उससे मिलने आ गया था और बसंत भी आ गया था। बैठते ही चहका, नंदिता तुम्हें अकेले बैठना पड़ा, सॉरी। चलो अब खाना खाते हैं। पति से बात करते हुए नंदिता चोरी चोरी विशाल पर नजर डालती रही और सोचती रही, अच्छा है जो आंखों की भाषा पढ़ना मुश्किल है, वरना बहुत से रहस्य खुल जाएं। नंदिता ने नोट किया विशाल ने उस पर फिर नजर नहीं डाली थी, या फिर हो सकता है वह ध्यान न दे पाई हो। आज 5 साल बाद विशाल को देख पुरानी यादें ताजा हो गई थी, लेकिन बसंत के सामने स्वयं को सहज रखने के लिए नंदिता को काफी प्रयत्न करना पड़ा। वे दोनों घर लौटे तो आया उनकी 3 वर्षीय बेटी रिंकी को सुला चुकी थी। बसंत की मम्मी भी उनके साथ ही रहती थी। बसंत के पिता का कुछ ही अरसा पहले देहांत हो गया था। उमा देवी का समय रिंकी के साथ अच्छा कट जाता था और नंदिता के भी उनके साथ मधुर संबंध थे। बसंत भी सोने लेट गया। नंदिता आंखें बंद किए लेटी रही। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलकर तकिए में समाते रहे। उसने आंखें खोली, आंसुओं की मोटी तह आंखों में जमी थी। अतीत की बगिया से मन के आंगन में मुट्ठी भर फूल बिखरे हुए विशाल की याद, जिसके प्यार में कभी उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था। नंदिता को वे दिन याद आए जब वह अपनी सहेली रिनी के घर उसके भाई विशाल से मिलती तो उनकी खामोश आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। वे अपने मन में उपज रही प्यार की कोपलों को छिपा ना सके थे और एक दिन उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। लेकिन जब बसंत के माता पिता ने लखनऊ में एक विवाह में नंदिता को देखा तो देखते ही पसंद कर लिया, और जब बसंत का रिश्ता आया तो आम मध्यवर्गीय नंदिता के माता पिता सुदर्शन सफल धनी बिजनेसमैन बसंत के रिश्ते को इनकार नहीं कर सके। उस समय नौकरी की तलाश में भटक रहे विशाल के पक्ष में नंदिता भी घर में कुछ कह नहीं पाई। उसका बसंत से विवाह हो गया। फिर विशाल का सामना उससे नहीं हुआ क्योंकि वह फिर मुंबई आ गई थी। रीना से भी उसका संपर्क टूट चुका था। आज 5 साल बाद विशाल को देखकर उसकी सोई हुई चाहत फिर से अंगड़ाइयां लेने लगी थी। नंदिता ने देखा बसंत और रिंकी गहरी नींद में है। वह चुपचाप उठी, धीरे से बाहर आकर उसने विशाल को फोन मिलाया। घंटी बजती रही, फिर नींद में डूबा एक नारी का स्वर सुनाई दिया, हेलो। नंदिता ने चौंक कर फोन बंद कर दिया। क्या विशाल की पत्नी थी? हाँ, पत्नी ही होगी। नंदिता अनमनी सी हो गई। अब वह विशाल को कैसे मिल पाएगी, यह सोचते हुए वह वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। लेटते ही विशाल उसकी जागी आंखों के सामने साकार हो उठा और बहुत चाहकर भी वह उस छवि को अपने मस्तिष्क से दूर ना कर पाई। बसंत के साथ इतना समय बिताने पर भी नंदिता अब भी रात में नींद में विशाल को सपने में देखती थी कि वह उसकी ओर दौड़ी चली जा रही है। उसके बाद खुले आकाश के नीचे चांदनी में नहाते हुए सारी रात वे दोनों आलिंगनबद्ध रहते।
उन्हें देख प्रकृति भी स्तब्ध हो जाती, फिर उसकी तंद्रा भंग हो जाती और आंखें खुलने पर बसंत उसके बराबर में होते और वह विशाल को याद करते हुए बाकी रात बिता देती। आज तो विशाल को सामने देखकर नंदिता और बेचैन हो गई थी। अगले दिन बसंत ऑफिस चला गया और रिंकी स्कूल। उमा देवी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। नंदिता ने फिर विशाल को फोन मिलाया। इस बार विशाल ने ही उठाया। पूछा, क्या रात भी तुमने फोन किया था? हाँ। किसने उठाया था? मेरी पत्नी नीता ने। पल भर को चुप रही नंदिता फिर बोली, विवाह कब किया? 2 साल पहले। विशाल, मुझे अपने ऑफिस का पता दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अब क्या जरूरत है मिलने की? विशाल, मैं हमेशा तुम्हें याद करती रही हूँ, कभी नहीं भूली हूँ। प्लीज विशाल, मुझसे मिलो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। विशाल ने उसे अपने ऑफिस का पता बता दिया। नंदिता नहा धोकर तैयार हुई। घर में 2 मेड थीं, एक घर के काम करती और दूसरी रिंकी को संभालती थी। घर में पैसे की कमी तो थी नहीं, सारी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थीं। उमा देवी को उसने बताया कि उसकी एक पुरानी सहेली मुंबई आई हुई है, वह उससे मिलने जा रही है। नंदिता ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। एक गाड़ी बसंत ले जाता था, एक गाड़ी और ड्राइवर बसंत ने नंदिता की सुविधा के लिए रखा हुआ था। नंदिता को विशाल के ऑफिस मुलुंड में जाना था, जो उसके घर बांद्रा से 1.5 घंटे की दूरी पर था। नंदिता सीट पर सिर टिकाकर सोच में गुम थी। वह सोच रही थी कि उसके पास सब कुछ तो है, फिर वह अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट व प्रसन्न क्यों नहीं है। उसने हमेशा विशाल को याद किया, अब तो जीवन ऐसे ही बिताना है, यही सोचकर मन को समझा लिया था। लेकिन अब उसे देखते ही उसके स्थिर जीवन में हलचल मच गई थी। नंदिता को चपरासी ने विशाल के कैबिन में पहुंचा दिया। नंदिता उसके आकर्षक व्यक्तित्व को अपलक देखती रही। विशाल ने भी नंदिता पर एक गंभीर औपचारिक नजर डाली। वह आज भी सुंदर और संतुलित देहयष्टि की स्वामिनी थी। विशाल ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो नंदिता, क्यों मिलना था मुझसे? नंदिता ने बेचैनी से कहा, विशाल, तुमने यहाँ आने के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। मैं मिलना नहीं चाहता था और अब तुम भी आगे मिलने की मत सोचना। अब हमारे रास्ते बदल चुके हैं। अब उन्हीं पुरानी बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। खैर बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? विशाल ने हल्के मूड में पूछा। नंदिता ने अनमने ढंग से बताया और पूछने लगी, विशाल, क्या तुम सच में मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं। क्या तुम मुझसे बहुत नाराज हो? नंदिता, मैं चाहता हूँ तुम अपने परिवार में खुश रहो अब। विशाल, सच कहती हूँ, बसंत से विवाह तो कर लिया, पर मैं कहाँ खुश रह पाई तुम्हारे बिना। मन हर समय बेचैन और व्याकुल ही तो रहा है। हर पल अनमनी और निर्विकार भाव से ही तो जीती रही। इतने सालों के वैवाहिक जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मैं बसंत को कभी उस प्रकार प्रेम कर ही नहीं सकी जैसा पत्नी के दिल में पति के प्रति होना आवश्यक है। ऐसा भी नहीं कि बसंत मुझे चाहते नहीं हैं या मेरा ध्यान नहीं रखते, पर न जाने क्यों मेरे मन में उनके लिए वह प्यार, वह तड़प, वह आकर्षण कभी जन्म ही नहीं ले सका जो तुम्हारे लिए था। मैंने अपने मन को साधने का बहुत प्रयास किया, पर असफल रही। मैं उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हूँ, उनकी चिंता भी रहती है और वे मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन तुम्हारे लिए जो। उसे बीच में ही टोककर विशाल ने कहा, बस करो नंदिता, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम घर जाओ। नहीं विशाल, मेरी बात तो सुन लो। विशाल असहज सा होकर उठ खड़ा हुआ। नंदिता, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। चलो ना विशाल, इस बहाने कुछ देर साथ रह लेंगे। नहीं नंदिता, तुम जाओ, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, कहकर विशाल कैबिन से बाहर निकल आया। नंदिता बेचैन सी घर लौट आई। उसका किसी काम में मन नहीं लगा। नंदिता के अंदर कुछ टूट गया था। वह अपने लिए जिस प्यार और चाहत को विशाल की आंखों में देखना चाहती थी, उसका नामो निशान भी विशाल की आंखों में दूर दूर तक नहीं था। वह सब भूल गया था, नई डगर पर चल पड़ा था। नंदिता की हमेशा से इच्छा थी कि काश एक बार विशाल मिल जाए, और आज वह मिल गया, लेकिन अजनबीपन से, और उसे इस मिलने पर कष्ट हो रहा था। शाम को बसंत आया तो उसने नंदिता की बेचैनी नोट की। पूछा, तबीयत ठीक है? नंदिता ने बस हाँ में सिर हिला दिया। रिंकी से भी अनमने ढंग से बात करती रही। बसंत ने फिर कहा, चलो बाहर घूम आते हैं।
अभी नहीं कहकर वह चुपचाप लेट गई। सोच रही थी आज उसे क्या हो गया है, आज इतनी बेचैनी क्यों। मन में अटपटे विचार आने लगे। मन और शरीर में कोई मेल ही नहीं रहा। मन अनजान राहों पर भटकने लगा था। बसंत नंदिता का हर तरह से ध्यान रखता। उसे घूमने फिरने की पूरी छूट थी। अपने काम में व्यस्तता और भागदौड़ के बीच भी वह नंदिता की हर सुविधा का ध्यान रखता। लेकिन नंदिता का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सा वीरानापन भर रहा था। कुछ दिन बाद नंदिता ने फिर विशाल को फोन कर मिलने की बात की। विशाल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह उससे मिलना नहीं चाहता। नंदिता ने सोचा विशाल को नाराज होने का अधिकार है, जल्द ही वह उसे मना लेगी। फिर एक दिन वह अचानक उसके ऑफिस के नीचे खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। विशाल आया तो नंदिता को देखकर चौंक गया। वह गंभीर बना रहा, बोला, अचानक यहाँ कैसे? नंदिता ने कहा, विशाल, कभी कभी तो हम मिल ही सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? नहीं नंदिता, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरा जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा? पहले बिना यह सोचे कि मेरा क्या होगा चुपचाप विवाह कर लिया, और आज जब मुझे भूल नहीं पाई तो मेरे जीवन में वापस आना चाहती हो। तुम्हारे लिए दूसरों की इच्छाएं, भावनाएं, मेरा स्वाभिमान, सम्मान सब महत्वहीन है। नहीं नंदिता, मैं और नीता अपने जीवन में बेहद खुश हैं। तुम अपने परिवार में खुश रहो। विशाल, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे नीता के साथ कहीं जाना है, वह आती ही होगी। उसके साथ फिर कभी चले जाना। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, प्लीज। नंदिता की बात खत्म होने से पहले ही पीछे से एक नारी स्वर उभरा। फिर कभी क्यों, आज क्यों नहीं? मैं अपना परिचय खुद देती हूँ। मैं हूँ नीता, विशाल की पत्नी। नंदिता हड़बड़ा गई। एक सुंदर आकर्षक युवती सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। नंदिता के मुंह से निकला, मैं नंदिनी। मैं नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ, विशाल ने मुझे आपके बारे में सब बता रखा है। नंदिता पहले चौंकी, फिर सहज होने का प्रयत्न करते हुए बोली, ठीक है, आप लोग अभी कहीं जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। नीता ने गंभीरतापूर्वक कहा, नहीं नंदिता, हम फिर मिलना नहीं चाहेंगे, और अच्छा होगा कि आप भी एक औरत का, एक पत्नी का, एक माँ का स्वाभिमान, संस्कारों और कर्तव्यों का मान रखो। जो कुछ भी था उसे अब भूल जाओ। जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। गुड बाय। कहते हुए नीता आगे बढ़ी तो अब तक चुपचाप खड़े विशाल ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। नंदिता वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर थके कदमों से गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह अपने विचारों के आरोह अवरोह में चढ़ती उतरती रही। सोच रही थी, जिसकी छवि उसने कभी अपने मन से धूमिल नहीं होने दी, उसी ने अपने जीवन प्रवाह में समयानुकूल संतुलन बनाते हुए अपने व्यस्त जीवन से उसे पूर्णतः निकाल फेंका था। जिस रिश्ते को कभी जीवन में कोई नाम न मिल सका, उससे चिपके रहने के बदले विशाल को जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में ही लगी, जो उचित भी था। जबकि वह आज तक उसी टूटे बिखरे रिश्ते से चिपकी थी जहां से वह विशाल से 5 साल पहले अलग हुई थी। नंदिता अपना विश्लेषण कर रही थी। आखिरकार वह क्यों भटक रही है? उसे किस चीज की कमी है? एक सुसंस्कृत, शिक्षित और योग्य पति है, जो अच्छा पिता है और अच्छा इंसान भी। प्यारी बेटी है, घर है, समाज में इज्जत है, सब कुछ तो है उसके पास। फिर वह खुश क्यों नहीं रह सकती? घर पहुंचते पहुंचते नंदिता समझ चुकी थी कि वह एक मृग की भांति कस्तूरी की खुशबू बाहर तलाश रही है, लेकिन वह तो सदा से उसके ही पास थी। घर आने तक वह असीम शांति का अनुभव कर रही थी। अब उसके मन और मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं थी। उसे लगा, जीवन का सफर भी कितना अजीब है, कितना कुछ घटित हो जाता है अचानक। कभी खुशी गम में बदल जाती है तो कभी गम के बीच से खुशियों का सोता फूट पड़ता है। गाड़ी से उतरने तक उसके मन की सारी गांठें खुल गई थी। उसे बच्चन की लिखी जो बीत गई सो बात गई पंक्ति अचानक याद आ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।